Hello everyone, welcome to GSF Civil Services classes. I am Anjali Joshi. I have secured rank 4 in 68 BPSC. So मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पोल चलाई थी where I have asked you all that what do you want to see next. So बहुत लोगों ने 70th BPSC प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए कहा था. So आज की वीडियो में हम 70th BPSC प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी पे ही फोकस करेंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि बदलते पैटर्न के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन में क्या क्या बदलाव लाने होंगे. और बहुत सारे छात्र जो हिंदी मीडियम के हैं उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि हम हिंदी मीडियम के सोर्सेज और स्ट्रैटेजी भी आपको बताएं कि उसमें क्या डिफरेंस होगा इंग्लिश मीडियम से. एज़ यू ऑल नो मेरा इंग्लिश मीडियम था बट मैंने अपने एबिलिटी के अनुसार जितने भी हिंदी मीडियम सोर्सेज रितेश सर से पूछ के मैंने इसमें एकोमोडेट किए हैं. और सोर्सेज सबके कन्वेंशनली होते हैं बट जो एक गाइडेड स्ट्रैटेजी के साथ आप चलेंगे तो बहुत प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है सिलेक्शन के लिए. तो हिंदी मीडियम के भी जो स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को फुल देखें और आपने अगर अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है और आपके लिए वो अगर वर्क करी है तो प्लीज़ आप उसी से स्टिक रहिएगा, इसको चेंज मत करिएगा क्योंकि स्ट्रैटेजी और सोर्सेज चेंज करने से सिलेक्शन नहीं होता. अपने स्ट्रैटेजी और सोर्सेज पे कॉन्फिडेंट रखिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ये इम्पोर्टेंट रखता है. सो कीपिंग दिस ऑल असाइड हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को. जो 70th BPSC के लिए टारगेट कर रहे हैं, एज़ यू ऑल नो कि 70th BPSC हमारी हो रही है 30 सितंबर को, जो BPSC ने कैलेंडर रिलीज़ किया है. तो जो पैटर्न है यू ऑल नो कि 68 से ये वेरिएशन ले आया है एंड द BPSC इज़ मूविंग टुवर्ड UPSC. ठीक है, तो हमें भी अपने प्रिपरेशन में चेंजेस लाने होंगे. तो फर्स्टली हम देखते हैं पैटर्न यही है कि 150 क्वेश्चन आप सभी को पता होगा और 1/3 निगेटिव मार्किंग है न्यू पैटर्न BPSC में. और पैटर्न में हम ये देखेंगे जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो भी इंक्रीज़ हो गया है. पहले क्या होता था, PYQ बेस्ड प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी जो अभी भी रखती है. बट ऐसा था कि आप PYQ अच्छे से पढ़ के चले जाओ तो आपका प्रोबेबिलिटी है कि आपका BPSC क्वालिफाई हो जाएगा PT. बट अब ऐसा नहीं है, बहुत ही डायनेमिक नेचर हो गया है. लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बढ़ गए हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हमें देखने को मिले हैं. और अब हमें डेप्थ में स्टडी करनी होगी. अब जो ऊपरी लेयर वाली स्टडी काम नहीं करेगी, अब डेप्थ लर्निंग हमें करनी होगी. तो ये ओवरऑल पैटर्न में चेंजेस आए हैं. ठीक है, अब हम जो मेन इम्पॉर्टेंट है, जो सभी का कंसर्न होता है कि सब्जेक्ट और उसके सोर्सेज, आप सभी से पूछते रहते हैं कि सोर्सेज बताइए. ठीक है, मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, सारे टॉपर्स हो या जो जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ सब एक ही कन्वेंशनल सोर्स ही फॉलो करते हैं. बस मैटर करता है कि आपकी स्टडी और आपने क्या स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन किया है. तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाली थी 70th BPSC को ही लेके, प्रीलिम्स को भी लेके, उसमें भी मैंने सोर्सेज के जिक्र किए हैं. मैं अभी इसमें फिर से रिपीट कर देती हूँ. सो प्रीलिम्स एज यू ऑल नो कि ये सारे टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं: हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, मैथ, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल एंड करंट अफेयर्स. सो हिस्ट्री के लिए 3 पार्ट हैं: एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. मॉडर्न के लिए आँख बंद करके स्पेक्ट्रम वाली जो बुक है वो सही है. इसके आई वुड सजेस्ट कि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, इसके शॉर्ट नोट्स बना लो आप. जो भी फैक्चुअल डेटा है ना उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ. और इसको प्रैक्टिस करने के लिए एक तो PYQs हो गया अब प्लस घटना चक्र. ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बहुत इफ़िशियंट है. और बाकी जो बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री होगा वो मैं बिहार स्पेशल में कवर करूँगी, तो डोंट वरी. ठीक है, और फिर एंशियंट एंड मिडिवल. अब एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री का दायरा बहुत है, पढ़ने के लिए बैठो इसके पास कंटेंट इतना है इस सब्जेक्ट में कि अब बहुत कंटेंट है, हम नहीं पढ़ सकते. और ये सारे कंटेंट क्या होते हैं, फैक्चुअल होते हैं और हम ये भूल जाते हैं. हम जितनी बार भी पढ़े हमें बहुत रिवीजन चाहिए होता है, तब जाके हमारे माइंड में रिटेन होता है. तो मैंने सिर्फ इसके लिए लूसेंट की जो 10-20 पन्ने हैं उसमें वही फॉलो करी थी. मैं बुक भी दिखा देती हूँ आपको.
ये बुक है, इसी में मैंने लूसेंट एंसेंट और मिडेवल वाली चीज़ फॉलो की थी। 10-20 पन्ने होंगे मैक्सिमम, और इसी को मैं मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करती थी। प्लस जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है लाइक मौर्यस, ठीक है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर को मैं सब्सटेंशिएट कर देती थी घटना चक्र से, क्योंकि इसमें एंशिएंट प्लस मेडिवल प्लस मॉडर्न हिस्ट्री सारे के PYQs के MCQ रहते हैं, ठीक है। तो मैं ये सारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगते थे वो मैं घटना चक्र के क्वेश्चन से सॉल्व कर लेती थी और देखती थी कि जो मैंने पढ़ा वो मेरे दिमाग में कितना रिटेन्ड है। तो इससे होता था। और फिर ये सारे टॉपिक्स मुझे कैसे पता चले कि ये सारे इंपॉर्टेंट्स है, क्योंकि जो BPSC जो क्वेश्चन पूछता है PYQ से पता चले कि ये टॉपिक से ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछता है। तो इससे मैंने फिर लिंक कर लिया कि ठीक है, इन टॉपिक का सिर्फ मैं घटना चक्र में जो भी चैप्टर अलग अलग दिए हैं उसके मैं MCQ लगा लूँगी। तो हिस्ट्री के लिए मैंने इतना ही किया था। अब आते हैं हम पॉलिटी में। सो पॉलिटी के लिए सबको पता है कि पॉलिटी के लिए क्या करना है, लक्ष्मीकांत बुक, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना इसके लिए। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो PYQs की प्रैक्टिस कर लो आप, या जो घटना चक्र में PYQs हैं उसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और इसको रिवीजन करो, और जो भी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ना, लाइक पार्लियामेंट काफ़ी बड़ा चैप्टर हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स काफ़ी बड़ा चैप्टर हो जाता है। तो इसके जो भी फैक्चुअल डेटा है लाइक आर्टिकल्स हो गया और कुछ फंक्शंस हो गए, तो ये सब के आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि अगर मेरा पार्लियामेंट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इस पेज में, तो यहाँ पे अगर कोई मेरे पास ब्लैंक स्पेस है या इस पेज पे भी ब्लैंक होता है, मतलब अगर कोई एक चैप्टर पहले ख़त्म हो जाता है तो लक्ष्मीकांत में है कि जो उसके पीछे वाला पेज होता है वो ब्लैंक होता है और फिर यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होती है। तो इस ब्लैंक पेज को मैंने यूटिलाइज़ कर लिया था, इसमें मैंने शॉर्ट नोट्स बना दिए थे, शॉर्ट नोट्स आर्टिकल वगैरह के मैंने इसमें बना दिए थे। तो मैं बस अगर मुझे पार्लियामेंट रिवीजन करना था तो मैं ये 40 पेजेस की पार्लियामेंट नहीं रिवीजन करती थी, मैं ये शॉर्ट नोट्स कर लेती थी प्रीलिम्स के लिए। मैं प्रीलिम्स का बता रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो पॉलिटी के लिए बस मैंने इतना किया था। लक्ष्मीकांत ही सब फॉलो करते हैं, आप भी वही फॉलो करते होंगे। मेरे वीडियो और मेरे बोलने से आप चेंज नहीं करिएगा, आपको भी पता है कि आप भी लक्ष्मीकांत ही फॉलो करते हैं। अब इसके बाद है साइंस, यस। और इसमें आप क्या करिएगा, जैसे करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक है जो न्यूज़ में है तो प्लीज़ उसका आर्टिकल देख लीजिए, उससे रिलेटेड अगर कोई जजमेंट है वो देख लीजिए, उससे रिलेटेड कोई फंक्शन है जो करंट में क्या फंक्शन है, न्यू में क्या चेंज हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो जैसे ED, CBI, ये सब काफ़ी अभी चर्चा में है, तो इनका चैप्टर देख लीजिए आप। अगर चैप्टर नहीं है तो आप अलग से सर्च मार लीजिए, जैसे पुराने वाले लक्ष्मीकांत में ED नहीं है तो आप इसके बारे में सर्च मार लीजिए, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है, तो ऐसा आप सर्च मार लीजिए। इसके जो चेयरपर्सन है या डायरेक्टर हैं उन पे भी काफ़ी अपॉइंटमेंट के बारे में न्यूज़ है, एक्सटेंशन दिया गया है 3 साल का, तो वो सब भी आप, ये सब आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स से। मैं करंट अफेयर्स के बारे में बात करूँगी आगे, ठीक है। तो पॉलिटी को भी लिंक करके आपको करंट अफेयर से लिंक करके ही पढ़ना है। अब साइंस पे आते हैं। तो साइंस में साइंस का जो प्रिपरेशन का जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो चेंज है, काफ़ी चेंज है। क्योंकि पहले क्या होता था कि PPSC PYQ करके जाओ एंड उसी से घुमा फिरा के इसी की मॉडिफाइड वर्जन BPSC पूछते रहती थी मोस्टली, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना है कि आपको NCERT करनी होगी। NCERT बेस्ड प्रिपरेशन इसके लिए सही है। अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैंने NCERT नहीं पढ़ी है, ठीक है, मैंने NCERT नहीं पढ़ी है। मैंने पढ़ने की कोशिश की थी कि मैं 9th एंड 10th का लेके बैठी थी, बट मेरे से हो नहीं पाया और मुझे लगा कि ये जो मैं पढ़ रही हूँ मुझे आता है, तो इसीलिए मैंने अपनी जो टाइम है वो इस पे ना दे के मैंने दूसरे सब्जेक्ट और इसके क्वेश्चन लगाने पे दी, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आपकी PYQ एफिशिएंट है प्लस घटना चक्र,
क्योंकि इसमें सारे जो दूसरे स्टेट पीसेस होते हैं उसके भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपको एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन करनी होगी। मैंने नहीं की थी, बट ऐसा मत करिएगा कि आप नहीं करिएगा, इसकी रेलेवेंस मुझे समझ में आई है 68 बीपीएससी में। तो आप ये करिएगा कि इसमें भी दो लोग होंगे, एक तो साइंस बैकग्राउंड जिनका होगा और एक जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होगा। तो साइंस बैकग्राउंड वाले आप अगर बहुत कंफर्टेबल हैं, आपने अच्छे से पढ़ी है, तो आप क्या करो 9 से 12 तक का पढ़ो, और 11 एंड 12 के सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। जो बायोडाइवर्सिटी वाले रिलेटेड चैप्टर हैं और जो 11th में जो ऑर्गेनिक केमिकल्स वाले जो चैप्टर हैं वो आपको सिर्फ करना है। बाकी विदाउट साइंस वाले आई वुड सजेस्ट कि आप पढ़ लो 6 से 12। आपको ये बहुत आसान लगेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप 6 पढ़ लोगे फिर आप जब 8 पढ़ोगे तो काफ़ी सिमिलैरिटी है दोनों में। मान लो आपने इसमें इन्वायरमेंट पढ़ा है, तो इसमें आपने इन्वायरमेंट्स के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसके 4 कंपोनेंट्स पढ़े, तो यहाँ पे उसका 6 कंपोनेंट पढ़ेंगे आप। तो ये बहुत एक्सटेंडेड वर्जन होता है 6 का, 8 में, 7 का, 9 में। तो आपको ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे बहुत पढ़ना पड़ रहा है। और अभी हमारे पास मिला के देखें तो 8 to 9 मंथ्स हैं, तो आप आराम से साइंस कर लोगे। तो साइंस का मैं एक बार और सॉर्ट डाउन कर देती हूँ कि मैंने क्या बोला है। एक तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, दूसरा आपको घटना चक्र रखना है, तीसरा आपको PYQs तो सब में रखना है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होगी साइंस के लिए, ठीक है। इसके अलावा हाँ, मैंने क्या किया था कि एक लूसेंट की साइंस की बुक आती है, वो भी मैं दिखा देती हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, ये वाली बुक। तो इसमें क्या किया था मैंने, इसकी पन्ने भी अच्छे खासे हैं, आई गेस 150-200 पन्ने होंगे, बट मैंने इसको पढ़ा नहीं था एंड टू एंड। मैंने इसमें क्या किया था कि जो भी मुझे रेलेवेंट लग रहा था, रेलेवेंसी कहाँ से पता चलेगी आपको, PYQ से। मैंने उसका क्या किया, मैंने उसको स्कैन करके एक PDF बना ली। तो मेरी जो 200 पन्ने की बुक थी वो मैंने कन्वर्ट कर ली 50 पेजेस की PDF में, और फिर मैं इसे ही रिवाइज़ करती थी। बस मैंने ये किया था। तो आप अगर एनसीईआरटी करते हो तो मुझे नहीं लगता आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने किया था क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। अब लेकिन आप अभी टाइम है, आप प्लीज़ एनसीईआरटी तो कर लो, इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो साइंस के लिए ये हो गया। मैथ्स के लिए तो कुछ नहीं करना है, बस PYQs अब लगा लो, ठीक है। अगर जिनकी मैथ बैकग्राउंड नहीं है या जिनको मैथ बैकग्राउंड भी है बट मैथ उनकी कमज़ोर है, तो आप इसकी कोई भी बुक ले लो, DI की बुक, जिसमें BPSC के प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही रहे और आपका उससे हो जाए। तो ऐसे एक मार्केट में यूटेरिया की बुक है, तो आप वो रेफ़र कर सकते हो। बाकी बहुत सारी DI की बुक आती है जिसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताया रहता है कि कौन सा फार्मूला कब लगाना है, नहीं लगाना है। तो आप किसी भी बुक स्टॉल पे जाओ और उनको बोलो ना कि मुझे ना BPSC की बुक चाहिए मैथ की, प्रीलिम्स की। वो आपको बुक दिखा देंगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको सही लगे वो ले लो। ये मत सोचना कि मैंने बोल दिया तो आप ले लो, क्योंकि उसमें सिर्फ सॉल्यूशन दिया हुआ है PYQ का, ठीक है। तो आप वो भी ले सकते हो सॉल्यूशन देखने के लिए, बट आपकी मैथ्स अगर बहुत कमज़ोर है तो आप कोई भी बुक जाओ, बुक स्टॉल वाले भैया को बोलो कि भैया मुझे ऐसी बुक चाहिए कि जिसमें कुछ चैप्टर्स भी हो, कि इसमें कुछ फार्मूलाज भी दिए हुए हों, तो आप वो बुक रेफ़र कर लो। उसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपको PYQ से ही पता चल जाएंगे। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक तो डिस्टेंस वाला जो होता है, ट्रेन लेंथ वाला जो होता है वो, दूसरा कॉस्ट और लॉस वाला जो होता है वो, प्रॉफिट वाला, तीसरा है आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, चौथा है रिलेटिव स्पीड वाला भी है, एक है वर्क एंड डे वाला, प्रॉब्लम्स एंड और भी है। एक तो वो भी है 67th का जो री एग्ज़ामिनेशन, उसमें तो काफ़ी हार्ड पूछा गया था, तो वैसी प्रोबेबिलिटी कम है। तो और लेकिन आप फिर भी उस 67th के री एग्ज़ामिनेशन वाला प्रीलिम्स का मैथ सॉल्व कर लेना, सही रहेगा।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे बार बार बीपीएससी मैथ्स का क्वेश्चन पूछता है, तो आप ये सब हिट कर सकते हो। वरना आई वुड सजेस्ट कि एक बुक ले लो जिसमें सारे चैप्टर्स भी हो, साथ साथ बीपीएससी के जो PYQs है उसका सॉल्यूशन भी हो। फिर अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे। सो इकोनॉमिक्स के लिए इस बार से थोड़ा सा ट्रेंड बदला है 69 से। तो इकोनॉमिक्स के लिए मेजरली आपको क्या करना है, एक तो आपको जो करंट अफेयर्स का जो पार्ट ही है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये आपको बिहार एंड यूनियन का तो करना ही करना है। इसको ये कंपलसरी है, आपको करना है एंड टू एंड विथ डेटा। इसमें भी आपके सारे पॉइंट्स हैं। एक तो ओवरऑल इकोनॉमी का जो स्टेटस रहता है इकोनॉमिक सर्वे में, उसके बाद एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, अर्बनाइजेशन, ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग, इम्पॉर्टेंट रोड्स। तो ये सारे जो सेक्शन हैं वो आपको इकोनॉमिक सर्वे से करने हैं। बाकी बजट में आपको पता है कि बजट कितना है, ग्रोथ रेट हमने कितना टारगेट रखा है, उसके अलावा किस किस सेक्टर में कितने कितने परसेंटेज का एलोकेशन हुआ है। ठीक है, तो ये सारे आपको पॉइंट्स देखने हैं। उसके अलावा अभी जो ट्रेंड चल रहा है मैं उस पैटर्न पे बोल रही हूँ इकोनॉमिक्स का। आप क्या कर सकते हो ना, मुरनाल सर की जो बेसिक वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो। तो मुरनाल सर की बेसिक वीडियोस में आप बैंकिंग वाला पार्ट देख लेना। बाकी मुझे नहीं लगता कोई अभी रेलेवेंसी है और ज़्यादा इकोनॉमिक्स में, इतने से ज़्यादा ये आप देख सकते हो। वरना आप क्या कर सकते हो कि NCERT पढ़ सकते हो, 12th क्लास की है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो वो आप कर सकते हो। बस इतनी है। और इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि लूसेंट में ही इकोनॉमिक्स का सेक्शन रहता है, तो उसमें क्या है ना कि कौन कौन से बैंक्स कब बने हैं और किस ईयर में बने हैं। जैसे ADB कब बना है, NDB कब बना है, RBI कब बना है, तो जो भी एक्ट वगैरह है तो वो आप देख सकते हो लूसेंट से। मतलब फैक्चुअल डेटा के लिए आप इकोनॉमिक्स के लिए लूसेंट का बुक, यही वाला जो बुक मैंने दिखाया ना आपको, ये वाली बुक, इससे आप रेफ़र कर सकते हो। तो हमारा इकोनॉमिक्स भी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। अब ज्योग्राफी पे आते हैं। ज्योग्राफी, तो इस ज्योग्राफी में मैं वर्ल्ड का ही बता रही हूँ, वर्ल्ड एंड इंडिया। सो वर्ल्ड के लिए आप क्या करोगे कि वर्ल्ड के लिए जो इम्पॉर्टेंट हैं, इम्पॉर्टेंट इन द सेंस ये मैप बेस्ड ज़्यादा पूछता है वर्ल्ड के लिए। ठीक है, तो आप मैप बेस्ड देखोगे। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, वोल्केनोज, ठीक है, करंट, ओशन करंट्स। इसके अलावा आप लेक्स, स्ट्रेट्स और जो कंट्री न्यूज़ में है ये आपको देखना है। ठीक है, अब इंडिया में आते हैं। तो इंडिया में थोड़ा सा हमें डीप में पढ़ना होगा, तो इसके लिए आप देख सकते हो रिवर्स, सॉइल, हिल्स, हिमालय। इसके अलावा एग्रीकल्चर में क्रॉप्स, मॉनसून, ये सारे टॉपिक्स आपको इंडिया के लिए देखने हैं। और सोर्सेज की मैं बात करूँ, NCERT, फिज़िकल एंड ऑल्सो इंडियन ज्योग्राफी। अब फिज़िकल में आपको वर्ल्ड के फैक्चुअल डेटा मिल जाएंगे और इंडियन ज्योग्राफी में आपको इंडिया के मिल जाएंगे। तो मैंने यही फॉलो किया था। अगर आपको NCERT पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, मुरनाल सर की ही यूट्यूब चैनल पे राजतानीन सोलंकी मैम की यूट्यूब लेक्चर्स हैं, लेकिन ये इंग्लिश में है बट वो समझाती हिंदी में है, तो हिंदी मीडियम के छात्रों को भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा और जो भी मैंने अभी तक सोर्स बताया है, तो हिंदी मीडियम के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेम सोर्स रहेगा। मैंने कोई ऐसा सोर्स नहीं बताया जो सिर्फ इंग्लिश में ही आता है। ठीक है, सबका सेम ही सोर्स है। ओके, तो ज्योग्राफी हो गया।
अब हम बिहार स्पेशल में आते हैं। तो बिहार स्पेशल का सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। एक हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, एक ज्योग्राफी इम्पॉर्टेंट है, एक इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हिस्ट्री के लिए आप क्राउन पब्लिकेशन के बुक, ज्योग्राफी के लिए क्राउन एंड इकोनॉमिक्स के लिए इसका जो बजट एंड इकोनॉमिक्स सर्वे बहुत मस्ट हो जाता है स्कीम्स वगैरह के लिए। ठीक है, अब हिस्ट्री के लिए क्राउन, तो इसमें आप फोकस करो एंशियंट एंड मिडेवल क्राउन के लिए। और जो मॉडर्न हिस्ट्री होगा वो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए इम्तियाज़ अली सर की बुक आपको पता होगी, जो MCQ बेस्ड आती है, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप तो इसमें मैं बोलूँगी हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब कर लो, इम्तियाज़ अली सर की बुक। ज्योग्राफी के लिए क्राउन बेस्ट है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी हैं और आपको इम्तियाज़ अली सर की बुक सही लगती है तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हो। बाकी वरना क्राउन से हो जाएगा। इसमें भी फोकस एरिया है, आपको सॉइल करना है, फिजियोग्राफी करना है, रिवर्स करनी है, ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स सर्वे बेस्ट है, स्कीम्स पता चल जाएगी, करंट में सरकार क्या चल रही है। तो आप एक पेपर भी रख सकते हो, पेपर रख लो बिहार का, करंट वाली स्कीम्स आपको पता चल जाएंगी। तो ये हो गया बिहार स्पेशल। अब हम करंट अफेयर्स पे आते हैं। करंट अफेयर्स की भी स्ट्रैटेजी काफ़ी चेंज होगी, क्योंकि अब हम डेप्थ में हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ उससे नहीं होगा, स्पीडी से नहीं होगा। तो मैं सोर्स बता देती हूँ। एक तो आपका स्पीडी होगा, हम नहीं छोड़ सकते ना स्पीडी को। फैक्चुअल डेटा हमें अभी भी रिलेवेंसी रखता है। ठीक है, BPSC में फैक्चुअल डेटा इम्पॉर्टेंट है। इवन इन द इंटरव्यूज़ में भी वो फैक्चुअल डेटा पूछ देते हैं। तो फैक्चुअल डेटा का इम्पॉर्टेंस है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। ये एड ऑन की तरह काम करेगा आपका। और जो बेस के लिए होगा वो आपका मंथली मैगज़ीन होगा, तो विज़न की मंथली मैगज़ीन या इनसाइट की। हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं, हिंदी में आती है विज़न की मैगज़ीन, प्लीज़ आप इसको रेफ़र करो। अच्छी मैगज़ीन है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव दिया रहता है। और इसमें भी जो भी मैगज़ीन है, तो मंथ में आपको हो जाते होंगे 100 पन्ने की एक मैगज़ीन होती है। तो मुझे इसका टोटल नहीं पढ़ना है, हर चीज़ इसका नहीं पढ़ना है। रिलेवेंट टॉपिक पढ़ो, IR पढ़ो, आप पॉलिटी पढ़ो कि कौन कौन टॉपिक न्यूज़ में है, और इसको लिंक करो आप लक्ष्मीकांत से। मुझे इसका फंक्शन देखना है, आर्टिकल देखना है, जजमेंट देखना है, इसको लिंक करो आप। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि इसमें वो भी आता है, इकोनॉमिक्स वाला भी पार्ट आता है, तो इससे आपको स्कीम्स मिल जाएंगे। तो ये सारे 3-4 टॉपिक ही हैं जो आपको विज़न के मैगज़ीन से देखनी है। तो इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि और भी एक बुक आती है, प्रतियोगिता दर्पण, जो हिंदी मीडियम PD जिसको बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले छात्र, तो वो भी मैंने देखा है, अच्छी बुक है। मैंने वो रेफ़र नहीं किया, बट मैंने जब उसका कंटेंट देखा तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, प्रतियोगिता, क्योंकि इसमें भी एक्सप्लेन फॉर्म में दिया रहता है। और रितेश सर ने भी मुझे रिकमेंड किया कि हिंदी मीडियम के लिए अच्छी बुक है, तो आप ये बता देना। तो करंट अफेयर्स भी हो गया। तो हमने 2 टॉपिक देख लिए, एक तो पैटर्न, सब्जेक्ट एंड सोर्सेज देख लिए। अब PYQ की रिलेवेंसी मैं हमेशा से फोकस कर रही हूँ। आपने जितनी भी अगर मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो देखी होगी जो अलग अलग चैनल पे अपलोडेड है, मैंने बताया है कि PYQs कितनी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे नहीं समझ रहे PYQ क्या है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। BPSC ने पहले जितने भी एग्ज़ाम लिए हैं एक कंबाइंड सिविल सर्विसेज के लिए, तो उसमें वो उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, मैं उसकी रिलेवेंसी की बात कर रही हूँ। तो PYQs इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप हमेशा ही बनाओ। ऐसा नहीं कि अब बस आप एक बार बनाओ, 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ। देखो आप क्या गलती कर रहे हो, कौन सा आपका कमज़ोर एरिया है, कौन सा डेटा बार बार भूल रहे हो। क्योंकि आप देखोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस को BPSC रिपीट करके पूछता है, उसका एक अलग से नोट्स बना लो। ठीक है, PYQ का रेलेवेंसी हो गया। मॉक टेस्ट, हाँ, अगर सोर्स बच्चे पूछते हैं कि सोर्स आपने कौन सा, अब PYQ का कलेक्शन तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा ना, तो इस पंगे में क्यों पढ़ते हो कि कौन सा सोर्स, मैंने कौन सा सोर्स फॉलो किया। फिर भी मैं बता देती हूँ, KBC नैनो की आती है, कंबाइंड रहती है सारी PYQs,
वो फॉलो की थी। इसमें भी मेरी सिर्फ कहाँ तक थी, 63rd तक ही मेरे पास कंबाइंड वाली थी। उसके बाद मैंने डायरेक्ट जो बीपीएससी की जो क्वेश्चन पेपर ही होती है मैंने उसी को रेफ़र किया था। अब कौन बार बार एक ही बुक खरीदेगा कंपाइल वाली, इसके आगे वाली आप रेफ़र कर लेना। मॉक टेस्ट, मैंने प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट नहीं दी है, मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं लिया है। और मुझे मतलब 67 तक और 67 के बाद के भी जो बदलती पैटर्न आई है, मुझे नहीं रिलेवेंस नहीं लगता मॉक टेस्ट का पर्सनली, और इसीलिए मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप मॉक टेस्ट दो प्रीलिम्स के लिए। इसके लिए बेस्ट है आप PYQs बनाओ। आप किसकी मॉक टेस्ट देख सकते हो, करंट अफेयर बेस्ड जो MCQs होती हैं वो आप दे सकते हो। और उसके अलावा मुझे रेलेवेंसी नहीं रखती। अगर आपको डर लग रहा है कि आप विदाउट मॉक टेस्ट दिए हुए फाइनल एग्ज़ाम में जाके आप प्रीलिम्स नहीं अटेम्प्ट करना चाहते हो तो दे दो मॉक टेस्ट, कोई उसमें बुराई नहीं है कि मॉक टेस्ट देना। मैंने नहीं दी थी तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करती, बट आपको लगता है कि मुझे देना है तो आप प्लीज़ दो, आप बिल्कुल दो। बट मॉक टेस्ट देने का भी एक तरीका होता है। हम क्या करते हैं, बस मॉक टेस्ट लगा देते हैं और छोड़ देते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो सही, आप बस मार्क्स कैलकुलेट कर दोगे, ओ मेरे 80 मार्क्स आ रहे हो, मेरे 85 मार्क्स आ रहे हो गया। नहीं, जो गलत हुआ है, जो आपने क्रॉस किया है, जो आपका गलत हो गया, उसको देखोगे तो सही, उसको एनालाइज तो करोगे, उसका शॉर्ट नोट्स तो बनाओगे कि ये चीज़ गलत हो गई है या कि ये कोई नया डेटा है तो इसका मैं एक नोट्स बना लेता हूँ। तो ये तो आपको करना पड़ेगा ना, तब ना उस मॉक टेस्ट का आपको सिग्निफिकेंस होगा, आपको सिग्निफिकेंस पता चलेगा, आपके प्रिपरेशन में वो एक ऐड ऑन की तरह काम करेगा। बस लगा लेने से, मॉक टेस्ट लगाना नहीं कहते उसको, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना प्लस एनालिसिस करना प्लस उस पर एक शॉर्ट नोट्स बनाना, उसको बोलते हैं लगा लेना मॉक टेस्ट इन अ रियल सेंस। ओके, तो मॉक टेस्ट भी हो गया हमारा। नंबर ऑफ मंथ्स फॉर प्रीलिम्स, अब ये बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है कि कितने मंथ्स हम प्रीलिम्स में दें, ये आपको सेल्फ एनालिसिस करना होगा। आप अब ये सेल्फ एनालिसिस कैसे होता है कि आपने पहले कितनी प्रीलिम्स दे चुके हैं, आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसी है, कहाँ तक है, कितनी कंप्लीट हो चुकी है, कितनी परसेंटेज आपकी कंप्लीट हो गई है। उसके अलावा आपको ये भी मैटर करता है कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हो, ठीक है। तो और ये भी मैटर करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ है। तो ये सारे फैक्टर्स पे आपको नंबर ऑफ़ मंथ्स डिपेंड करता है। अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊं कि प्रीलिम्स के लिए हमें कितने मंथ्स देने चाहिए, आई वुड थिंक कि इसमें आपको 3 से 4 मंथ्स सफिशिएंट है अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप एक स्ट्रैटेजी के साथ और एक गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करते हो तो 3 to 4 मंथ्स इनफ होते हैं आपके प्रीलिम्स के लिए। डिसिप्लिन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए। अगर आप कहीं एक्सटर्नली मोटिवेट होते हो, वो 1-2 दिन तक रहता है, कुछ लोगों का तो 1-2 घंटे में ही समाप्त हो जाता है। तो खुद में इंटरनली मोटिवेट रहना और एक डिसिप्लिन के साथ चलना, ये आपको खुद ही बिल्डअप करना पड़ेगा। ये अलग से आपको कोई टॉनिक नहीं दिया जाएगा कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहो। ये सबकी जर्नी में होता है कि 2 दिन पढ़ने के बाद लगता है कि इतना भी पढ़ ले रहे हैं तब भी मुझे वो प्रोग्रेस नहीं दिख रही या मुझे बहुत लंबी जर्नी लग रही है। हमारे केस में तो 67 में इतनी बार रिज़ल्ट शेड्यूल हुआ था कि हम भी बहुत एंग्सियस हो रहे थे कि हमारा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, कब आएगा, क्या होगा। तो ये हमेशा चलते रहता है। बस आपको अपने प्रिपरेशन पे देखना है कि आपको अपने प्रिपरेशन पे फोकस रखना है। बाकी एक्सटर्नल चीज़ आपके हाथ में नहीं है तो हम उसके बारे में क्यों सोचेंगे, राइट। तो डिसिप्लिन के साथ चलो, आपको डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है। किसी दिन आप लो भी फील करो, बट मैं बोलूँगी आप उस दिन भी 1-2 घंटा पढ़ो। आप उस दिन अपने फुल 100% नहीं दे पाओगे, बट आप अपने उस दिन का 10-20% भी दो। गैप नहीं होना चाहिए और एक टारगेट लेके चलो, एक स्ट्रैटेजी के साथ चलो। तो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप मैंने सारे वैलिड पॉइंट्स कवर कर दिए हैं और 70th BPSC प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी के लिए मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, बहुत लोग जुड़े हुए भी हैं एंड थैंक यू फॉर शोइंग सच ट्रस्ट इन अस। तो अगर और किसी को जुड़ना हो या मेरे नोट्स के लिए, जो स्ट्रैटेजी के लिए
और हम एक 1-to-1 सेशन भी चला रहे हैं जिसमें मैं और रितेश सर आपसे पर्सनली कनेक्ट करते हैं और आपके जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनसे उनको हम सॉल्यूशन देने का ट्राई करते हैं। और अगर आपको भी 1-to-1 सेशन में हमारे साथ जुड़ना है या सर की गाइडेंस लेनी है तो सर को आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही सर का लिंक दिया हुआ है कि आप सर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और फिर सर और हम दोनों मिलके आपसे कनेक्ट करेंगे। तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत बच्चे मेरे कॉपी के लिए बोल रहे थे कि मेरी कॉपी की PDF अपलोडेड नहीं है टेलीग्राम पे। मुझे जैसे ही इवॉल्यूटेड कॉपी मिलेगी जो BPSC अपलोड करती है, तो जैसे ही मुझे मिलेगी वैसे ही मैं टेलीग्राम चैनल पे अपनी कॉपी डाल दूँगी। बाकी अगर आपको मेरी कॉपी देखनी है 67 और 68 दोनों की, तो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और जो बच्चे ने मेंस के लिए बोला था कि उन्हें मेंस की स्ट्रैटेजी चाहिए, वो भी वीडियो आएगी, तो ठीक है आप। एंड ऑल्सो हम 70th BPSC के जो नए पैटर्न्स के लिए NCERT बेस्ड टेस्ट चला रहे हैं जिसकी PDF हम टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड करते हैं। तो ये हर यूजुअली वीकली चलेगी, हर संडे के संडे चलेगी। अगर संडे को नहीं चल पाएगी तो हम अनाउंस कर देंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी और प्लीज़ इसे पूरी अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ अटेम्प्ट कीजिएगा। और इसके आंसर की हम एक्सप्लेनेशन के साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड करते हैं। तो आप खुद ही सेल्फ इवोल्यूशन कीजिएगा और देखिएगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। और ठीक है, आज की वीडियो में हम बस इतना ही तक रखते हैं। काफ़ी लंबी हो गई ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम मेंस के लिए लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।